क्या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आके कोई इस तरह अटैक करने की कोशिश करे तो क्या इंडियन अवाम उस तरह उनके साथ नहीं खड़ी होगी? उन्हें नहीं कहेगी कि आप क्या, इंडिया तो सब बिछाड़ के रख दे सारी चीज़ों को, कि वो कहे कि तुम कौन होते, कौन हमारे मुल्क में मुदाखलत करने वाले। सो इंडिया के अंदर इतनी गैरत है। हमारा पाकिस्तान ये है कायद का पाकिस्तान। कायद हम आपसे शर्मिंदा है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान। आज हम करने वाले इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान साहब जो कि पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और उनके खिलाफ काफ़ी एक बड़ी गैर मुल्की साजिश जो है वो रची गई और उसके बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया और उन्हें अदम एतमाद और नो वोट कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया गया। तो आज उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा छोड़ने के बाद ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उन्हें बेनकाब कर दिया है, बहुत से बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और आइंदा उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जब इक़्तिदार में था तो मैं इतना ख़तरनाक नहीं था, लेकिन इक़्तिदार के बाद, हुकूमत से बाद मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और उन्होंने कौन से नए इंकशाफात किए हैं, कौन से नए चेहरे बेनकाब किए हैं और साथ ही साथ कौन सा अगला लाए अमल जो है वो पेश करने जा रहे हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज चलते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप सबको दावत दिया मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसपे एक धमकी 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, ये बनेगा ना मैं अपने घर पे और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, तो सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। बेशक बुराई छुप जाए, बुराई नहीं छुप जाती, सच आ जाता है। मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो उसने एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसको। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बुर की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के जरिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी, नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात, पाकिस्तान के लिए मुश्किल पेश की जाएगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। इन्होंने पहले भी कहा था, ये बातें की थी। जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ आप चलेंगे नहीं। उसको पता था किसने आना है। यहाँ से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा।
और फिर जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल रख दिए। ये सब चीजें कंफर्म है, कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीजें वाजे हैं क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एयरलाइंस भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके हाथ में जाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर है, जिसपे सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान में, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज्यादा। 5 हमारी फसलें, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज्यादा मिली, यानी खुशहाली भी किसानों के लिए बड़ी अच्छी थी। रेट्स पर अच्छे आए थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए, जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, बेशक, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो पैदाइश थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है। जो इनके साथ पार्टीज उनके अलायंस बनाए थे, जिन्होंने हमें छोड़ा, ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। 25-25 करोड़ रुपया लिया कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और ज़रदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओहद के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असेंबली की। मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए। तब उनको कम से कम, अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओहद की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओहद कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे,
पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड करो, तो वो दोनों मुतासर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ। ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने ये ना किया, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था जब वक्त के हिसाब से अगर उनकी तरफ देखा जाए तो उन्होंने भी अपने हिसाब से सही किया था उस वक्त, वरना वो फिर पाकिस्तान पे भी उस तरह अटैक करते। जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मोबाइल अपने मुल्क को तबाही, खुदकुश हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का ज़ाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कॉन्डोलीज़ा राइस ने बेनज़ीर और मुशर्रफ को, तो एनआरओ दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान में कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज ये चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से अपोजिशन लीडर से इन्होंने ज्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था, उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लौटा हुए, उनको पहले से बनाना शुरू कर दिया था सफारत खानों। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कैसे पहले से ही मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई, बड़े नामवर सहाफियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। तो मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, हमें भी ये सारा पता चल रहा था जनवरी से, जब ये सारी गेम शुरू हुई थी, हमें ये सारी चीजें पता चल रही थी, क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे किधर लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है, जिधर से ये शुरू हुई थी गेम। तो मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमारी आज़ादी के लिए आज ये सबसे बड़ा खतरा बना, और अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो गुलामों की, करप्ट लोगों की गुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। मैं ये दूसरी चीजें पूछना चाहता हूँ आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हल्कों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पर सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? जिस तरह वो पुलिस और हमारी बेचारी MP वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को, जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में, और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है? और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाजत देंगे इस तरह की चीज को?
कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कब्रों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको खरीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज उस तरह का नहीं तो फिर जज बदलना चाहिए, रिक्यूज करता है अपने आप को। जब इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना जानबदार जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है, जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूंगा कि 63A इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि आप आए और हमारे मुल्क में मुदाखलत में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत की नेगेशन। मैं आखिर में आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम अनाउंस किया, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ। बहुत आवाम निकलेगा, ये इतना बड़ा ये आवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इतना जज्बा नहीं है, इस तरह का शौर नहीं देखा जो आज है उनके। बिल्कुल कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज पेशावर, 4 कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज जो ये 11 पार्टीज उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शौर आ गया, लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्रिमिनल लोग, जमानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग, जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिरा इधर उधर, जिस तरह ये स्वाय फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ही पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। हाँ जी, 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस है इसके। हाँ जी, कैसे हो सकता है बेटे के ऊपर भी केस के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड चलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूटमार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट TCL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ECL पे डाल दें, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं। हाँ जी, बाइट पड़ी है, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, कितना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपने सारे MLAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले जिन अदालतों ने रात को
12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आपकी आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको इसके बाद रेफर किया और हमजा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया। उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त तो फिर आप अदालतों के पास जा रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ ये किया। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे। सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे इंशाअल्लाह। मैं जो आपका सवाल है, देखिए हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए। हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिन मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे बिल्कुल, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पर डे टू डे हेयरिंग करके इनके केस नहीं सुनने चाहिए? आपके पास आ रहे सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलाके में भी नहीं था और नए वाले इलाकों में भी नहीं है। महमूदी मुदाफ़त वाला तो उन्होंने पहले वाले इलाकों की तस्दीक कर लिया, तो फेडनेस ऐसी की है। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूँ। ये जो मसला है, देखिए ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं। कभी इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। एग्जैक्टली। कभी भी एक छोटे के हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होकर उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इस पे करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान बना है सर, 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उस पर जरा कमेंट करें। बस मैं ये कहूँ कि देखे ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी करता था, वो नवाज शरीफ कराता है, वो कहता था, वो कराता है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, इनको कोई शर्म ही नहीं आती। Exactly. कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ में बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके खानदान के नजर ही किसी को ना आए, सारे खानदानी ऊपर आके बैठ गए। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टी में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों जमानत के ऊपर है। 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस, तो कोई इनका नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाए, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेजी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या?
आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, EVM मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो सिंगल इलेक्शन करके वो इस तरह की भी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका लाया क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से क्या करिएगा? देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कह रहे थे माफी तो मांगो मेरे से, कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था, इसलिए ही नहीं पता जाता है। देखिए मैं आपको दोनों चीजों का पता बताऊं। देखिए, EVM मशीन्स का हमने क्यों कहा था? EVM मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें। अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, EVM मशीन ले आए। इस जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, सिक्योर नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास EVM मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। बिल्कुल। टोटल IMF से पैसा मिला 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा। अब हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जो दो चीजें करेंगे, EVM मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके गांधी से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो। ये इन्होंने वोट्स बनाई हुई है हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ खत्म हो जाता है EVM मशीन से, इसलिए ये उसको खत्म करना चाहते हैं। क्या कहती हैं, कैसी लगी आपको इमरान खान साहब का, क्या स्टांस देखते हैं? इनका स्टांस बहुत पॉजिटिव है और चीज़ उठ के फिर से चली गई 3 अप्रैल के ऊपर। जब यही सब कुछ हुआ था, लेटर आया था, जब इनके ऊपर तनकीद की गई थी कि सच नहीं है, ये झूठ है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात उन्होंने अपने ही गद्दारों की कि मुश्किल टाइम पे, और ये बात उन्होंने पहले भी की थी कि उन्हें पता था। अलीम खान बार बार कह रहा था कि अगर हम बाहर मिलते हैं तो हम भी तो मिलते हैं, दैट डजंट मीन आप कह सकते हैं कि वो साजिश हो रही है। उनके पास सारी खबरें थीं। जब मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स छप रहे थे कि हुकूमत को गिराया जाएगा, तो उनके पास सारी खबरें थीं और वो वही बात बार बार कर रहे हैं। अब तो हर चीज़ सामने हो गई है। अब देखें ना, दो चीज़ें हैं। एक चीज़, अगर आप एक जानिब, सबसे पहले तो हम साजिश का जिक्र कर लेते हैं। साजिश के हवाले से जिस तरह मरासला है, तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी ये बात कही गई कि हाँ ये लेटर आया है, और इसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई है, जो कि आप अगर किसी भी मुल्क से बात करें तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है, आप उसमें किसी को भी डायरेक्ट इस तरह की धमकी या मेज़ गुफ्तगू नहीं कर सकते। आप उसको इस तरह का कोई ना धमकी वाली उसके कोई लेटर नहीं सेंड करते। तो डिप्लोमेटिक रह के हमें कुछ इश्यूज़ हैं, ये है, लेकिन ये कह देना कि अगर आप इसको हटाएंगे तो फिर हम आपके साथ हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। सो ये एक धमकी हमें थी, और उसके साजिश के और दूसरा, लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब की पार्टी में दूसरे लोगों ने, ये उनको भी पहले बुरा कहते थे, आज उनको, यार देखो, हर इंसान को एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर उन्हें ये लगा कि PTI एक अच्छी जमात है, उसके अंदर हमें आना चाहिए, और इमरान खान साहब ने अगर जिस तरह उनको रिलेट करने की कोशिश, आ जाओ,
उन्हें क्या पता था, कोई खुदा तो नहीं होता, कोई जो फ्यूचर को जानता हो, कोई ये सब तो, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मिलके साथ चला जाते हो, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ चला जाते हो तो ठीक है, आपकी मादी को जो करते हैं अब साथ मिलके करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ चंद अभी भी फवाद चौधरी हैं जो हैं, ये पुराने वक्तों के और पार्टीज़ के अलायंस हैं, तो ये आए, ये अभी भी इधर मौजूद है। इसी तरह और भी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी पीपल पार्टी से यहाँ पे आए हैं, लेकिन है ये नहीं होता। इसी तरह क्या पता है दूसरे चले गए। अब यकीनन ये हवाले से बात की जाती है, और फिर आप अगर देख लें पंजाब में क्या हो गया, इसी तरह सर, तो ये तो बात कंफर्म है एंड क्लियर है जी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सारी मुल्क और दूसरी जितनी भी इंटरनेशनल ताकतें हैं, क्योंकि पिछले ज़माने में जब भुट्टो थे तो भुट्टो के ख़िलाफ़ भी इस तरह हो गया, क्योंकि उन्होंने भी आलमी कुव्वतों को ललकारा था और इन्होंने भी ललकारा, और यकीनन और दूसरी बात में ना देखो, अगर अवाम निकली है तो अवाम कुछ देख के निकली है इनका, क्योंकि अब अवाम पागल तो नहीं है कि पहले नवाज शरीफ और जरदारी दूसरे के खिलाफ बातें करते थे और अब तुम लोग सारे इकट्ठे होके बैठ गए हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ 5% लोग इमरान खान साहब कहते हैं जो निकले हैं, मैं उससे उतने एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे कम से कम ये जितनी अभी आए हैं इससे 5% लोग आएंगे, लेकिन अवाम ने, और आप अब देखें एक चाहे कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं। नवाज शरीफ कौन है जो बेनज़ीर की भरना तस्वीरें जो हैं बगैर कपड़ों की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से मंगवाते थे, उसको उनके लिए किस तरह की कभी पीली टैक्सी की ज़ुबान यूज़ करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ, और दूसरी जानब जो कहते थे हम आपको लाड़काना और कराची और पेशावर की सड़कों पर ना घसीटा, आपका पेट चाक करके आप में से पैसा निकालेंगे, ये कर देंगे, और आपको ये ना हो गया तो आप आज वो सारे मिलके किसी को कहते थे कि तुम फलां जर्नैल की वजह से आए सियासत में, किसी को कुछ कहते थे, किसी ने अपनी बीवी को मरवा के कर दिया। सो कभी ये बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम जो उनके ऊपर आसफ जरदारी पर लगाते थे, ये सारे आज मिल गए और फिर खिलाफ हो गए इमरान खान के। एक और चीज़, जिसने करप्शन की है, जिन गद्दारों ने मिलकर उनके साथ की है, इस टाइम सारे जाके बाहर बैठ गए हैं, तो सारे चले गए। और अब देखो जितने भी हैं ECL में, और देखो काबीना के अंदर कौन लोग हैं, मैं जो बंदा जिस मामले में सबसे ज़्यादा जो ख़राब था उसी का वजीर लगा दिया है। राना सनाउल्लाह जिसके ऊपर खुद ACL में नाम है, एंटी नारकोटिक्स के हवाले से उसका वो वज़ीर दाखिला लगा, ACL उसके अंडर आती है, उसने अपना नाम सुकून से निकलवा लेगा। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने राना सनाउल्लाह का नाम है, उन सबको छोड़ो, वज़ीर आज़म पे केस है, वज़ीर आज़म ने और देखो जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में, उस दिन वो चले गए, उसी वक्त ओथ ले लिया और दूसरा देखो बेटा वो भी मुजरम, बाप भी मुजरम, दोनों जाके पाकिस्तान का ये इक़्तिदार है पाकिस्तान। अच्छा इन्होंने रखे भी क्या हुआ है, बाप बेटा या भाई भाई, हाँ, मतलब खून रखा देखो हुआ है। ये देखो नवाज शरीफ की पार्टी है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और वहाँ तक, यहाँ तक रहेगी। पीपल पार्टी है आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, ये इधर तक रहेगी। PTI में ये देखो इमरान खान का तो ना बाप है सियासत में, ना बेटा है कोई सियासत में, ना उसकी बहन है कोई सियासत में, वो तो उसकी पार्टी को अकेला तने है, और उसके साथ जो लोग हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी है जो उसका कोई सगा भाई नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ तो सारे अपने अपने मुख्तलिफ पार्टियां एक नज़रिए पे इकट्ठे हुए हैं। तो जब इनको सही कहते हैं कि जब इनके बिस्तर के नीचे पैसा नहीं आता, इतनी लूट मार करता, फिर बाहर के मुल्क में जाता है, डाल दो आप इमरान खान का नाम ECL में, उन्होंने कौन सा बाहर जाना है। सो दूसरा फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर आप बात करो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट में ये अभी स्टेट बैंक ने भी एक रूलिंग जारी किया है, एक आपने एक लेटर जारी किया, उन्होंने जितने भी अदादो शुमार थे तो उसमें लिखा था कि पिछले जितने जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो एक डिफरेंस है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब ना कमी आई है, कि मतलब अच्छाई की तरफ चला है। इसी तरह बाहर के मुल्क के जो ओवरसीज थे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हुए इतना पैसा भेजा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। सो नो डाउट इमरान खान एक बंदा नहीं है, एक लीडर है, और इसके लिए जिस तरह बहुत कम देखा गया है, बहुत कम देखा गया है कि लोग जिस तरह खाना काबा में इमरान खान के लिए रो रो के दवाएं करते हैं ना, कि और किसी मैंने ऐसे लीडर के लिए नहीं देखा, किसी लीडर के लिए नहीं देखा कि जिसके लिए आवाम रो रही हो कि ये हमारा लीडर है। और इमरान खान जैसा अगर लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर दौरे हाजिर में है ना, अगर माजी में होता तो ये शायद कोई वलीउल्लाह होता, क्यों नो डाउट। अब आप ये कहें जी कि इमरान खान की माजी की अगर आप जिंदगी देखें तो हदायत जब अल्लाह जब हदायत दे दे, जुनैद जमशेद थे गाने गाते थे, अल्लाह ने हदायत दे दी और आज वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकलता है कि यही हम फिर आप लोग कहते हैं कि यही आवाम थी जो कल तक भूखी कह रही थी, भूखी मर रही थी, ये रोटी कपड़ा नहीं है, तो देखे वो आवाम एक हद तक समझ चुकी है कि इन्फ्लेशन भूख नंग हर कोई बर्दाश्त कर रहा है, पेट की भूख हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने गिरेबान पे हाथ कोई बर्दाश्त नहीं करता। अपनी
ये एक आम से आम, एक गरीब से गरीब बंदे के अंदर भी गैरत अवाम होती में है। एक गैरत आ गई, एक शऊर आ गया। जब अवाम ने देखा कि ये तो हमारे मुल्क के साथ ही खेल रहे हैं, कोई उसको दे दो, सारे लुटेरे बन के कहते हैं ना। इमरान खान ने कहा था कि मैं गंदगी समेट नहीं सका, लेकिन मैंने गंदगी का ढेर लगा दिया एक तरफ। हाँ, और देखिए सारे इकट्ठे। और दूसरी तरफ देखिए आसिम इकबाल साहब का बयान आया जी कि हम ये मरासला पब्लिक अमेरिका की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। Why? क्यों नहीं कर सकते आप? फिर क्यों ना कहें कि इसमें उसकी साजिश है? तो ये एक आम शहरी के लिए दोनों तरफ के दोनों जो चीज़ें हैं वो सामने रख दिए गए। अब फैसला आपने करना है कि आप किसके साथ हैं और आप क्या चाहते हैं। एज ए पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, क्या इसके लिए कायद ने गोरों से निजात इसलिए दिलाई थी, कायद ने अंग्रेज़ों से निजात इसलिए दिलाई थी कि आप दोबारा जाके अंग्रेज़ के तलवे चाटें। तो ये तो नहीं था पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का तस्वुर नहीं था। ये कुछ दिन पहले 21 अप्रैल थी, जिस दिन कायद अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान का वो देखा था, ख्वाब देखा था, पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था, वो कुछ 21 अप्रैल उनकी बरसी थी। क्या वो अपनी कब्र पे बड़ा सुकून महसूस कर रहे होंगे? क्या इस पाकिस्तान का ख्वाब था? और ये हर जगह ठीक है। इंडियन भाइयों से भी ये मैं कहूँगा कि ठीक है, आपका अपना पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आके कोई इस तरह अटैक करने की कोशिश करे तो क्या इंडियन अवाम उस तरह उनके साथ नहीं खड़ी होगी? उन्हें नहीं कहेगी कि आप क्या, इंडिया तो सब बिछाड़ के रख दे सारी चीज़ों को, कि वो कहे कि तुम कौन होते, कौन हमारे मुल्क में मुदाखलत करने वाले। सो इंडिया के अंदर इतनी गैरत है, बिल्कुल, शऊर भी है। हाँ, सो देखें ये है क्यों हम उनकी तारीफ करते हैं। कुछ चीज़ों में वो बहुत आगे हैं, बहुत बेहतर है, अपने मुल्क की सालमियत के हवाले से बहुत आगे हैं। अपने मुल्क पे वो मरने मिटने को तैयार है। जो भी करते हैं अपने मुल्क के लिए करते हैं। मरने मिटने को तो हमारी आर्मी भी तैयार है, मरने मिटने को तो हर पाकिस्तानी भी तैयार है। लेकिन अफसोस के पाकिस्तानी इन शख्सियत परस्ती के अंदर पड़ गया और उन शख्सी बुनियादों के ऊपर वो अपने वोट को बेच देता है। शख्सी बुनियादों के ऊपर कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई किसी का तो वो ज़मीर बेच देता है। ये है हमारा पाकिस्तान, ये है कायद का पाकिस्तान। कायद हम आपसे शर्मिंदा हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।